दोस्तों 1 से लेकर 11 जनवरी तक का करंट अफेयर्स वो भी यूपी पीसीएस के बदले हुए पैटर्न के अनुसार आपको इकट्ठा करके एक ही वीडियो में दिया जा रहा है। तो नए हो तो सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ने से पहले लाइक भी करो और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि यूट्यूब और लोगों तक इसको भेजे। नमो भारत। दोस्तों मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ट्रेन का एक प्रकार है। उद्घाटन किया 5 जनवरी को। डेट विशेष रूप से आपको याद नहीं रखनी, बस दिमाग में डाले रखिए क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड अब बढ़ रहा है। तो मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया है वो गाजियाबाद से मेरठ और दिल्ली को जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है उसके 13 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया है जो साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच है। याद रखिएगा, इससे पहले एक खंड का उद्घाटन मोदी जी पहले ही कर चुके हैं। तो साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर को जोड़ रहा है। लंबाई कितनी है उस खंड की? 13 किलोमीटर। जो कॉरिडोर है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो 82.15 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है कॉरिडोर का? एक अन्य नाम इसका RRTS है। इंपॉर्टेंट है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये है तो दोस्त एक तरह की मेट्रो, लेकिन मेट्रो से एक कदम आगे वाली ट्रेन है। क्यों? क्योंकि मेट्रो आपने देखा होगा एक ही शहर के अंदर चलती है, लेकिन ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो कई शहरों को जोड़ रहा है, जैसे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, इन 3 शहरों के बीच चलेगा और बाकी सारे फीचर्स जो हैं वो मेट्रो की तरह ही होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये मेट्रो का एक उन्नत संस्करण है जो कई शहरों में चलता है। तो एक बड़े क्षेत्र के लोगों के लिए परिवहन की आसान सुविधा मुहैया कराता है RRTS। और इसके उद्घाटन के दौरान मोदी जी ने कहा कि इंडिया जो है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। CSIR को देखते हैं। इसने कहा है कि पैरासीटामॉल दवा के उत्पादन हेतु स्वदेशी तकनीक बना ली है, ऐसी CSIR ने घोषणा की है। CSIR की फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और गठन इसका 1942 में हुआ था। और जिस एक्ट के तहत गठन किया गया था वो एक्ट था सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860। तो एक्ट के तहत इसका गठन हुआ है। तो क्या है? ये एक वैधानिक संस्था है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अभी तक पैरासीटामॉल भारत में बनती थी, लेकिन उसको बनाने के लिए कई जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो आयात करने पड़ते थे। तो अब स्वदेशी तरीके से इसको बनाया जाएगा। ऐसी एक संस्था ICWA, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। अगले ही वर्ष इसका गठन हुआ है 1943 में और इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है ICWA। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली में है, तो इसकी अध्यक्षता भी याद रखिएगा। जैक सुलिवन ये अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। जैसे अपने यहाँ NSA हैं अजीत डोभाल जी, वैसे ये अमेरिका के हैं। तो ये अजीत डोभाल जी से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। INS तुशील परिचालन हेतु ऑपरेशनल तरीके से इसको जो है सेनेगल भेज दिया गया है। वहाँ पर ये काम करना शुरू कर देगा। मतलब बेचा नहीं गया। सेनेगल आप सब जानते हैं अफ्रीकी देश है, चित्र में देख सकते हैं। तो ये सेनेगल और भारत के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देगा। तो केवल भारत ने भेजा है बस संबंधों को मजबूत करने के लिए। इंडिया बांग्लादेश 5 जनवरी को मछुआरों का आदान प्रदान हुआ। 95 भारत के मछुआरे और 90 बांग्लादेश के मछुआरे अपने अपने देश अदला बदली हो गई। इन मछुआरों ने क्या किया था? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी बे ऑफ बंगाल में मछली पकड़ने के लिए, उसको ये दोनों पार कर गए थे। तो बांग्लादेश के भारत आ गए थे और भारत के बांग्लादेश चले गए थे। तो 5 जनवरी को इनका आदान प्रदान हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी अहमदाबाद में आयोजित हुई। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो विशेष रूप से याद रखिएगा, भूपेंद्र पटेल जो वहाँ के CM हैं। कुंभ सहायक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है जो कुंभ में आने वाले यात्रियों के सवालों का जवाब देगा, उनको रास्ता बताएगा, उनको बताएगा कि कौन सा टेंट कहाँ पर है, कौन सा भंडारा कहाँ चला, मतलब सारे सवालों के जवाब ये चैटबॉट देगा। तो इसका नाम याद रखिएगा, कुंभ सहायक। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से, ये एक किताब का नाम है, एक बुक है। इसका विमोचन किया अमित शाह ने और अमित शाह ने यहीं पर कहा कि ऋषि कश्यप के नाम से जो है जम्मू कश्मीर का नाम हो सकता है। अभी हुआ नहीं है, बस बात चल रही है। और लाइक वाइक करते चलो यार, नए हो तो सब्सक्राइब करो। PDF इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी। भुवनेश कुमार। और हाँ, पहले की तुलना में पेज बढ़ सकते हैं क्योंकि अब हम सारगर्भित तरीके से चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। अचूक मार्ग सामग्री को ऐसे तैयार करके आपको दिया जा रहा है कि किसी और मैगजीन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी सरकारी वेबसाइट है उनका सहारा लिया जा रहा है, विजन मैगजीन का सहारा लिया जा रहा है, दृष्टि जो IS है उसका सहारा, कई और जो महत्वपूर्ण वेबसाइटें हैं उन सब का सहारा लिया जा रहा है, तब जाके ये चीज़ें आपको दी जा रही हैं। तो पेज बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये सामग्री और ज़्यादा आपके लिए मारक होगी और आपको मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो कि आपने पेपर में भी देखा कि इस बार मैगजीन कारगर सिद्ध नहीं हुई। जिन लोगों ने मंथली तैयार किया वही फायदे में रहे हैं। तो अचूक मार्क सामग्री पहले बहुत कम मिलती थी, फिर भी उसका अच्छा परफॉर्मेंस है परीक्षा में, जिसके प्रमाण आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। तो इसको और ज़्यादा हम लोग मार्क बनाने पर काम कर रहे हैं एकदम नए पैटर्न के अनुसार। तो पेजों की संख्या बढ़ सकती है, कंटेंट बढ़ सकता है, लेकिन आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना भरोसा रखिए। भुवनेश कुमार ये UIDAI के नए CEO बनाए गए हैं। UIDAI की बात करें तो इसका गठन 2009 में हुआ था। ये आधार कार्ड के लिए जिम्मेदार संस्था है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके नए CEO बनाए गए भुवनेश कुमार। इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 2016 में कानून बना के। उत्तराखंड यूके की बात करें, ये पुराना क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट था तो आपको दे दिया। सकल पर्यावरण सूचकांक जारी करने वाला ये पहला राज्य बना है। मोदी जी ने संबोधन किया और उस संबोधन में कहा कि SBI
के अध्ययन के अनुसार इंडिया में जो ग्रामीण गरीबी है वो 26%, राउंड फिगर है यहाँ पर, 26% से घटकर 2024 में 5% रह गई है। 2012 में 26% थी। एक्चुअल डेटा कितना 25.7 थी, वो घटकर कितनी रह गई 4.86%। और जो शहरी गरीबी थी वो 13.7 से घटकर 4% रह गई है। दोनों फैक्ट विशेष रूप से याद रखिएगा। रिपोर्ट किसकी? रिपोर्ट है SBI की। जनरेशन बीटा बेबी, ये देश का पहला बेबी है जिसका जन्म कहाँ हुआ? आइजोल में। आइजोल किसकी राजधानी है ये आप लोग बताइए। 1 जनवरी को नए साल वाले दिन इसका जन्म हुआ 12:03 पर। नाम इसका क्या है? फ्रैंकी जाडेंग। और ये बीटा बेबी, जनरेशन बीटा बेबी मतलब क्या है? ऐसे बच्चे जो इस नए युग में पैदा हो रहे हैं, जो 2025 से 45 के बीच, जो कि इंटरनेट का युग है, मशीन लर्निंग का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, ड्रोन का युग है। तो जो इस अवधि में बच्चे पैदा होंगे उनको बीटा बेबी कहा जाएगा, बीटा जनरेशन का बेबी। तो ये पहला बच्चा है फ्रैंकी जाडेंग। और कुछ विशेष नहीं है बच्चा, बस आप देख सकते हैं फोटो में। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिकी देश है। यहाँ पर बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के चलते इसने अपने 7 प्रांतों में आपातकाल लगा दिया। कैपिटल है इसकी क्विटो। और क्विटो, इक्वाडोर मतलब इक्वेटर का डोर, यहाँ से क्या निकलती है? इक्वेटर पास होती है, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम ये वैज्ञानिक थे और जो परमाणु कार्यक्रम के शिल्पी हैं उनमें से एक थे, मतलब अग्रणी थे इस क्षेत्र में। चर्चा में क्यों इनका निधन हो गया है? इन्होंने जो परमाणु परीक्षण हुए थे 1974 और 1998 में, उन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1974 वाला जो परमाणु परीक्षण भारत ने किया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और जब भगवान बुद्ध मुस्कुराए तो क्या हुआ? शक्ति आई। तो अगला जो 1998 में हुआ उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। दोनों ऑपरेशनों के नाम याद रखिएगा। म्यांमार स्वतंत्रता दिवस इसका 4 जनवरी को मनाया जाता है। अभी क्यों चर्चा में? क्योंकि 4 जनवरी को यहाँ जो जेलों में बंद कैदी थे, 6000 कैदी, उनमें देसी और विदेशी दोनों शामिल थे, उनको रिहा करने की घोषणा की गई। ऐसी यहाँ की परंपरा है, तो विशेष रूप से याद रखिएगा यहाँ का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। और परंपरा है कि हर स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों को रिहा किया जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल के महत्व के विषय में लोगों में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। ब्रेल क्या है? एक लिपि है जो दृष्टिहीन लोग होते हैं उनकी एक लिपि है, इसको स्पर्श करके वो महसूस करते हैं और पढ़ाई करते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ 4 जनवरी को। यहीं पर मोदी जी ने उस रिपोर्ट का उल्लेख किया जो मैंने ऊपर आपको बताई, SBI की रिपोर्ट। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया कहाँ? भारत मंडपम में। और यहीं पर साजी के भी जो नाबार्ड के प्रमुख हैं उन्होंने मोदी जी को सम्मानित किया। इस ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और इनोवेशन मतलब नवाचार को बढ़ावा देना। और बात करें नाबार्ड की तो 12/82 मतलब 12 जुलाई 1982 को इसका गठन हुआ था नाबार्ड का। तुलसी गौड़ा चर्चा में क्यों? क्योंकि ये नहीं रही हैं, कर्नाटका की थी। इनको वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है। वृक्षों के संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए और उस क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के लिए इनको जंगलों का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था। इनको बहुत ज्ञान था। धारवाड़ विश्वविद्यालय, ये भी याद रखिएगा, उसने इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी। हलक्की जनजाति से थी, ये भी याद रखिएगा। 2021 में इनको पद्मश्री दिया गया। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा फातिमा बीबी वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक उसी की तरह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो सारी चीज़ें याद रखिएगा। सत्यनारायण सावत ये पूर्व DGP हैं। UP SSSC कहाँ है? लखनऊ में है। उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कार्यकाल इनका 5 वर्ष है। नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो राज्यपाल के द्वारा, 31 दिसंबर 2024 को। नीति आयोग इसने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया कब? 1 जनवरी 2025 को। और 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। अब तुम हमको बताओ कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और CEO BBR सुब्रमण्यम हैं। और इसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें सभी राज्यों के CMs, मुख्यमंत्री और जो UTs हैं उनके उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2025 रक्षा मंत्रालय ने इसे सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, जो भी रक्षा क्षेत्र में सुधार होंगे बहुत ज़्यादा होंगे 2025 में, इसीलिए 2025 को सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है। FDI की बात करें रक्षा क्षेत्र में तो स्वचालित मार्ग से मतलब अपने विवेक से कोई व्यक्ति 74% निवेश कर सकता है। लेकिन 74% से ज़्यादा का निवेश मतलब 100% निवेश वो सरकारी अनुमोदन के बाद ही करने की अनुमति है, याद रखिएगा। FDI क्या होता है? साधारण शब्दों में कहें तो किसी दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे अन्य देश में, जैसे अमेरिका का व्यक्ति भारत की किसी कंपनी में निवेश करे। हाइड्रोजेल इसका विकास किया गया है IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों द्वारा। स्तन कैंसर के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल होगा। प्रोजेक्ट विस्तार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि संबंधी नेटवर्क है। कृषि से संबंधित बेहतर निर्णय उस क्षेत्र में और संसाधनों के बेहतर यूज को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि IIT मद्रास ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय KKM के साथ साझेदारी की। पिग बुचरिंग क्या है? एक साइबर फ्रॉड है। पिग बुचरिंग क्या होता है? पिग मतलब सुअर और बुचरिंग का मतलब होता है उसको खिला पिला के मोटा करना। तो काटने से पहले सुअर को खूब खिला पिला के मोटा किया जाता है। ठीक वही चीज़ इस फ्रॉड में अपनाई जाती है। जो बेरोजगार युवा हैं, गृहिणियाँ हैं, उनको निशाना बनाया जाता है ऑनलाइन और उनको खूब खिला पिला के मतलब खूब जो है सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं कि तुम धनी हो जाओगे, इतना निवेश करोगे तो इतना रिटर्न मिलेगा। तो बाद में वो निवेश कर देते हैं और फिर बाद में उनको काट दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है पिग बुचरिंग, खिला पिला के बाद में काट देना। तो ये एक साइबर फ्रॉड है। गृह मंत्रालय ने लोगों को इसके प्रति सचेत किया है। ये क्या करते हैं? निवेश के नाम पर लोगों को ठगते हैं। गोमती नदी
सेना ने इसके कायाकल्प के लिए भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनकी यूनिट का गठन किया है। क्या होगा, इससे प्रदूषण में कमी आएगी। और ये जो कार्यक्रम है ये NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का ही भाग है, ये भी याद रखिएगा। बात करें गोमती नदी की तो ये फुलहर झील जो कि पीलीभीत में है वहाँ से निकलती है और गंगा की सहायक है और गाजीपुर में आके ये गंगा जी से मिल जाती है। प्लस का मतलब मिल जाती है। लखनऊ और जौनपुर इसके किनारे पर हैं। संपत्ति का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि मूल अधिकार नहीं है बट एक संवैधानिक और मान्यता प्राप्त मानवाधिकार है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एकदम हूबहू याद कर लीजिए। आर्टिकल 19(1)(f) में पहले इसका उल्लेख था, तब ये मूल अधिकार हुआ करता था। लेकिन जो 44वां SS का मतलब है संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, उसके जरिए इसको आर्टिकल 300A में भेज दिया गया और जो कि भाग 12 में है, याद रखिएगा। उसके बाद से ये संवैधानिक और मान्यता प्राप्त मानवाधिकार हो गया है। मोइनुद्दीन चिश्ती 1141 में जन्म हुआ था, 1235 में इनका निधन हो गया और इनकी पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। और इस अवसर पर मोदी जी ने बधाई दी और चादर भेजी अजमेर शरीफ पर। भाई किरण रिजिजू जो मंत्री हैं उनके द्वारा ले जाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था मोइनुद्दीन चिश्ती का, तो 1141 में हुआ था। डेट ये वर्ष भी याद रखिएगा। अब अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में वहाँ पर एक कस्बा था जिसका नाम था चिश्ती, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इंडिया में इन्होंने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। चिश्ती सिलसिला सांसारिक सुखों के त्याग की बात करता है और आत्म संयमन की बात करता है। इनके अनुयायी मतलब चेलों की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग और बख्तियार काकी थे, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मतलब केडी। फिर बात करें रानी बेलू नचियार की, ये तमिलनाडु की रानी थी, तमिलनाडु के रामनाथपुरम की। इनको वीर मंगई भी कहते थे। इनको अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच जैसी भाषाओं का ज्ञान था। ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाली ये पहली रानी थी। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली का साथ दिया था। पहला मानव बम इन्होंने बनाया था, ये भी याद रखिएगा। अभी का है चर्चा में है। मोदी जी ने इनकी जयंती पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। टोमिको इटूका या फिर टोमिको इटूका, ये विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला, इनको मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। एफ का मतलब फीमेल, 116 साल की थी, जापान की थी। चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनका निधन हो गया है। अंतरिक्ष में अंकुरण, स्पेसडेक्स मिशन पिछली क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके द्वारा इसरो ने लोबिया के बीज भेजे थे स्पेस में। अब जो लोबिया है उसके बीजों का अंकुरण हो गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लोबिया को भी याद रखिएगा। 30 दिसंबर को PSLV C60 के जरिए स्पेसडेक्स को लॉन्च किया गया था। अभी क्यों चर्चा में है, इसरो ने बीजांकुरण की एक फोटो जारी की। राप्ती नदी 3 जनवरी को योगी जी ने पहले प्राकृतिक जल संशोधन तंत्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नेचुरल जो कि है यू का मतलब उसका उद्घाटन किया। कहाँ, GKP बोले तो गोरखपुर में। और गोरखपुर किस नदी किनारे है, राप्ती नदी किनारे, ये भी खूब पूछा जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें पत्थरों से पानी को फिल्टर किया जाएगा और इस प्रक्रिया को फाइटोमेडिएशन कहा गया, ये भी याद रखिएगा। लोसेल खदान क्यों चर्चा में है, ये तांबे की खदान है, ओमान में है। चर्चा में क्यों, क्योंकि 30 साल बाद इसको खोला गया है और इसमें खनन किया जाएगा। इंडिया में तांबे की खदानें कौन कौन सी है, खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, दूसरा बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में है। सिख के दात परियोजना पंजाब राज्य की योजना है। पंजाब में जो कैदी हैं और उनके जो बच्चे हैं उनके स्किल डेवलपमेंट से संबंधित योजना है, जिसमें एजुकेशन को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जो वहाँ के CM हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो वीडियो जाओगे, नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। हरित महाकुंभ 31 जनवरी 2025 को इसका आयोजन होगा। कहाँ होगा, तो प्रयागराज में, जहाँ पर कुंभ का आयोजन हो ही रहा है। देश के पर्यावरणविद और जल संरक्षणकर्ता लगभग 1000 की संख्या में इसमें शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 8 से 10 जनवरी के बीच ये आयोजित किया जा रहा है। कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। द्विवार्षिक है, प्रति 2 वर्षों पर इसको मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी को ही 1915 में भारत आए थे। इस बार इस दिवस की थीम क्या है, याद रखिएगा। इसी सम्मेलन में इस दिवस को मनाया गया है। सम्मेलन चला है 2 दिन और दिवस मना है 9 जनवरी को। तो थीम इस दिवस की क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। अब सवाल पूछा जा सकता है कि पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था, तो 2003 में। LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर इसको मनाया गया था, जो कि वर्ष 2000 में गठित की गई थी। इससे पहले LM सिंघवी समिति आप लोगों ने पंचायती राज में पढ़ी होगी, जो प्रायः पूछ ली जाती है। 1986 में गठित की गई थी और इसने क्या सिफारिश की थी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, याद रखिएगा। मोदी जी ने इस सम्मेलन का संबोधन किया और अपने संबोधन में उन्होंने बंदरगाहों का जिक्र किया। याद रखिए, जो भी कोई चीज़ यदि प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति जैसी बड़ी हस्ती अपने भाषण में उसका जिक्र कर दिया, उसका उद्घाटन कर दे, तो वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो बंदरगाह हैं जिनकी चर्चा की उनको देख लेते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। ये पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। ताम्रलिप्त, माणिकपटना और पलूर, ये 3 बंदरगाह हैं। ताम्रलिप्त वर्तमान में कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। माणिकपटना कहाँ है, तो उड़ीसा के गंजाम में है। ये थोड़ा क्रम इधर से उधर हो गया, लेकिन एरो के जरिए आप समझ सकते हैं। पलूर कहाँ है वर्तमान में, तमिलनाडु में। तो इनको भी जहन में डाले रखना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना इन बंदरगाहों का उद्देश्य था। मंजुनाथ स्वामी मंदिर कर्नाटका में है। यहाँ पर क्यू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन, यू का मतलब उद्घाटन, किया गया किसके द्वारा, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। क्यू कॉम्प्लेक्स कतार परिसर, जो मंदिर हैं उनमें दर्शन करने के लिए बाहर जो लाइन लगती है, उसी परिसर का उद्घाटन किया है। दर्शन प्रतीक्षा, अब लाइन लगेगी तो इंतजार करना पड़ेगा। उसके अनुभव को बेहतर करने के लिए
इसको स्थापित किया गया है, बनाया गया है। और जगदीप धनखड़ जी ने अपने भाषण में कहा कि वीआईपी दर्शन जो है वो अध्यात्म के विरुद्ध है। मतलब उन्होंने अपने भाषण में इसका विरोध किया और मुझे भी लगता है कि ये ठीक नहीं है। बी नारायणन इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। किस क्रम के होंगे? तो 11वें क्रम के होंगे। किसका स्थान लेंगे? तो एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी बनाए गए हैं, तो 2 पद ये ग्रहण कर रहे हैं। कार्यभार कब से ग्रहण करेंगे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, 14 जनवरी 2025। कुछ बड़ी हस्तियां हैं, कुछ नियुक्तियां, कुछ निधन, उनके क्रम आपको याद रखने, क्योंकि क्रोनोलॉजी के तहत क्वेश्चन बना देता है आयोग। खैर वो मैं भी आपको अलग से बना के दे दूंगा, लेकिन जहन में डाले रखिए। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। सबसे लंबा कार्यकाल किस अध्यक्ष का रहा है? तो सतीश धवन का। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। अब आपको बताना है कि क्या कोई महिला भी इसकी अध्यक्ष रही है? कमेंट बॉक्स में बताओ। दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें तो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय जो है उसने मध्य प्रदेश सरकार एमपी सरकार को निर्देश दिया है कि तुम हमको जांच करके बताओ कि वन अधिकार अधिनियम 2006 है, जिसके तहत जो SC ST खासकर जो STs हैं, जो जनजातियां हैं जो वनों में रहती हैं, क्या इस अधिनियम के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं। तो आपको ये वन अधिकार अधिनियम भी याद रखना है, 2006 में पारित हुआ था। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि मोदी जी से इनकी फोन पर बात हुई है और इस दौरान यूरोपियन यूनियन EU FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करने पर भी बातचीत हुई, उस पर भी बल दिया गया। एंटी पायरेसी चैलेंज, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आयोजक इसका कौन है? तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसके चेयरमैन कौन है? ये भी खूब पूछा जाता है, तो संजीव पुरी। उद्देश्य क्या था? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पायरेसी चैलेंज मतलब सबको आमंत्रित किया गया और उस चैलेंज को कंप्लीट करने का टारगेट दिया गया कि अगर कोई चोरी होती है, कोई फिल्म हो गई या मीडिया हो गई, उसका कोई कंटेंट चोरी होता है तो तुम किस तरह से रोकोगे। तो इस चैलेंज का आयोजन किया गया नई दिल्ली में और ये बेब्स का हिस्सा है। बेब्स को हम लोग दिसंबर वाले में, जो दिसंबर का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसका आयोजन फरवरी में होगा बेब्स का, तो ये बेब्स का हिस्सा है। मोदी जी की आंध्र प्रदेश यात्रा रही और वहाँ पर उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। 8 जनवरी को मोदी जी आंध्र प्रदेश के भ्रमण पर रहे हैं। इस वीडियो में थोड़ा खबरें कम हैं क्योंकि समय नहीं मिल पाया, लेकिन अगली वाली में उनको समाहित कर दूंगा। विशाखापत्तनम में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। तो ये भारत की भी पहली परियोजना है, याद रखिएगा। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में एक स्थान है पुदीमडका, ये नाम भी याद रखिएगा। जैसे पिछली बार पूछ लिया था तुमकुर कर्नाटक में, तो पुदीमडका भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जब हो जाएगी तो मोदी जी ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि 2030 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जो कि 2023 में लाया गया, ये वर्ष भी याद रखिएगा। और उस मिशन का लक्ष्य है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए। कब तक? 2030 तक। तो उसको हासिल करने में मदद मिलेगी, ऐसा जिक्र मोदी जी ने किया। और क्या कहा? 2030 तक जो भारत ने लक्ष्य रखा है 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का, काहे से? रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में, वो भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अनकापल्ली एक जिला है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर स्थान है नक्कापल्ली। वहाँ पर तीसरे बल्क ड्रग पार्क, जो दवाइयाँ हैं बल्क में उनका उत्पादन होगा, तो ऐसे पार्क की भी फाउंडेशन रखी गई। कहाँ? नक्कापल्ली में। अन्य 2 पार्क कहाँ है? अच्छा, ये तीसरा है तो 2 कहाँ है? एक तो हो गया गुजरात के भरूच में और दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश के ऊना में। तो तीनों को जहन में अच्छे से बिठा लीजिए। कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र की फाउंडेशन पहले ही रखी गई थी, उसका भी जिक्र किया मोदी जी ने। इस औद्योगिक क्षेत्र को क्रिस सिटी भी नाम दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ ही जो साउथ कोस्ट रेल जोन है, जो कि 18वां रेलवे जोन है भारत का, उसके मुख्यालय की भी आधारशिला विशाखापत्तनम में मोदी जी के द्वारा रखी गई, ये भी याद रखिएगा। और इसके साथ ही कहा गया कि जो आंध्र प्रदेश है वो 2047 तक $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है आंध्र प्रदेश के संदर्भ में। इंडिया एंटिटी लिस्ट से बाहर हो गया। इंडिया की जो परमाणु ऊर्जा संस्थान है उनको बाहर कर दिया एंटिटी लिस्ट से। किसने? USA ने। अब बात करें एंटिटी लिस्ट की, तो ये क्या है? आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले और सामूहिक विनाश को बढ़ावा देने वाले जो परमाणु हथियार हैं या उनसे संबंधित उपकरण हैं, उनके अनधिकृत व्यापार को रोकती है ये एंटिटी लिस्ट अमेरिका की। तो अभी तक भारत इसमें था, अब बाहर क्यों कर दिया? क्योंकि भारत भाई थोड़े आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ना ही सामूहिक विनाश को बढ़ावा देता है। ये फर्जी डाले पड़े थे तो बाहर कर दिया। इससे क्या होगा? समझौता 123 पुनः सक्रिय हो जाएगा। अब समझौता 123 पूछ लिया जाता है, क्या है? इंडिया पर अमेरिका ने परमाणु व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे 2008 में इस समझौते के तहत हटाया गया था। तो समझौता 123 क्या है? अमेरिका के द्वारा भारत पर जो परमाणु व्यापार प्रतिबंध लगा था उसको हटाने के लिए किया गया समझौता, जो कि 2008 में आया था। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। फिर प्रणब मुखर्जी की बात करें तो ये 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, 2012 से 17 तक रहे हैं, याद रखिएगा। ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो 3 मंत्रालय इन्होंने अपने जीवन में संभाले हैं। चर्चा में क्यों है? राजघाट पर स्मारक निर्माण की घोषणा की गई है इनके, किसके द्वारा? PM के द्वारा। इन्हें 2019 में भारत रत्न दिया गया था। राजघाट पर और किसकी समाधि है? राज की बात आती है तो क्या होता है? रामराज। और रामराज की बात कौन करता था? महात्मा गांधी। तो राजघाट पर समाधि स्थल, राजघाट समाधि स्थल किसका है? महात्मा गांधी का। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। बाकी बची हुई खबरें आपको अगली वीडियो को अंत तक देखें और लाइक भी कर दो यार, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए अभी लाइक करो। सबसे पहली खबर है एटॉमिक क्लॉक। यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने इसका विकास किया है। ये सटीकता का पर्याय है, मतलब एकदम एक्यूरेट टाइम बताएगी। और ये टाइम एक आध दिन में नहीं, अरबों साल अगर वो घड़ी चलेगी तब भी
उसका जो टाइम है वो एक्यूरेट रहेगा। अरबों वर्षों में महज 1 सेकंड ही आगे पीछे हो सकता है, 1 सेकंड का ही विचलन संभव है। और इसमें जो परमाणु हैं, एटम्स हैं, उनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया गया है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। बीजापुर की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जिला है। माओवादियों ने यहाँ हमला किया जिसमें 8 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। हमको याद ये रखना है, अमित शाह ने उन जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मार्च 2026 तक जो माओवाद है उसको समाप्त करने का संकल्प दोहराया है। तो ये मार्च 2026 याद रखिएगा। 6 जनवरी 2025 की ये घटना है। वस्त्र निर्यात से संबंधित सरकार ने आंकड़े जारी किए जिसमें कहा कि 2023 में इंडिया विश्व में 6वां बड़ा निर्यातक बन गया है वस्त्रों का। पहले स्थान पे कौन है? चाइना। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल पाइपलाइन रेल लाइन की बात हो रही है। ये जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ रही है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि जम्मू रेल मंडल का उद्घाटन किया मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कब? 6 जनवरी को। ये फैक्ट भी इसमें बढ़ा लेना। और उस दौरान मोदी जी ने इसकी सराहना की। तो जो विशेष फैक्ट है जो आपको याद रखना, जम्मू रेल मंडल, 6 जनवरी को इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने। जम्मू रेल डिवीजन या मंडल देश का 69वां मंडल हो गया। ये फैक्ट भी आपको दिमाग में बिठाना है। और रेल नेटवर्क की बात करें तो यूएसए पहले स्थान पे है, चाइना दूसरे स्थान पे है, रसिया तीसरे स्थान पे है और इंडिया चौथे स्थान पे है। भारत में कुल रेलवे जोन, ऊपर मंडलों की बात हो रही है, 69 हो गए हैं और रेलवे जोन कितने हैं? 17। और ये जो जम्मू रेल मंडल है ये उत्तर रेलवे जोन के अधीन आता है, याद रखिएगा, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो 1000 किलोमीटर लंबाई के साथ चाइना यूएसए के बाद इंडिया तीसरे स्थान पे है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम, लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं, ये पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 6 जनवरी को व्हाइट हाउस में बाइडन के द्वारा इन्हें यह सम्मान दिया गया। ये यूएसए का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसा अपने यहाँ भारत रत्न है। तो समझ जाइएगा कि ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है। केंद्र सरकार ने अपना कैलेंडर जारी किया जिसकी थीम क्या थी? जन भागीदारी से जन कल्याण। बस ये थीम ही याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ फिर से चर्चा में है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिकी को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है, याद रखिएगा। ग्रीन जीडीपी क्या है? ऐसी जीडीपी जिसमें आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ पर्यावरण नुकसान को भी शामिल किया जाता है। जो पारंपरिक जीडीपी है उसमें जो पर्यावरण को नुकसान होता है उसको शामिल नहीं किया जाता, लेकिन जो ग्रीन जीडीपी है उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो है ही, मान लिया 5 है और अगर 2 का पर्यावरण का नुकसान हुआ है तो उसको घटा दिया जाएगा। तो मोटा मोटी बात यह है, लब्बू लुआब यह है कि जो पर्यावरण का नुकसान है उसको घटा के काउंट की जाती है ग्रीन जीडीपी। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप सब जानते हैं इसका गठन 1963 में हुआ था। संथानम समिति की सिफारिशों पर हुआ था। इसको पावर कहाँ से मिलती है? तो डीएसपी एक्ट 1946 से। डीएसपी एक्ट मतलब दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से मिलती है। और इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान है? किसी राज्य में यदि किसी कर्मचारी के प्रति जांच करनी है सीबीआई को तो उस राज्य से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन अभी कहा है चर्चा में भाई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी राज्य में यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपराध में संलिप्त है या लिप्त है, उसकी जांच के लिए सीबीआई को राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मराकेश सम्मेलन, मराकेश क्या है? मोरक्को का एक शहर है। ये वही मोरक्को है जहाँ से इब्न बतूता बगल में जूता लेके भारत आया था। इसको लाल शहर भी कहा जाता है, गुलाबी शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो इमारतें हैं वो लाल कलर की हैं, लाल पत्थर से बनी हैं बहुतायत में। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई मराकेश सम्मेलन की। 1994 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे और लागू होने के बाद गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना की गई। तो यदि पूछा जाए कि WTO की स्थापना किस सम्मेलन के जरिए हुई, तो मराकेश सम्मेलन के जरिए हुई। WTO की बात करें तो 166 मेंबर्स हैं इसके, मुख्यालय इसका जिनेवा में है। मेलाटोनिन क्या है? एक हार्मोन है जो सोने और जागने के चक्र का निर्धारण करता है। ब्रेन की पीनियल ग्लैंड से ये स्रावित होता है और अंधेरे में स्रावित होता है। ठीक है, ये सोना जागना निर्धारित तो करता ही करता है, इसके साथ ही चेहरे की आभा को भी निर्धारित करता है, रंग को भी निर्धारित करता है। तो जब प्रकाश होता है तब ये अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए अंधेरे में सोना चाहिए, प्रकाश में नहीं सोना चाहिए, लाइट बंद करके सोना चाहिए। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला है शोध के जरिए कि पार्किंसन रोग, जो कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है, जिसमें आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका सिर हिलने लगता है, तो पार्किंसन रोग के निदान में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लीड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। फुल फॉर्म क्या? लॉजिस्टिक्स ईजी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ये लीड्स का 6वां सर्वेक्षण है। किसने किया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया है। मंत्री इसके कौन है? ये कमेंट बॉक्स में बताओ। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सुधार के बारे में जानकारी देता है। लॉजिस्टिक्स आप सब जानते हैं, रसद की आपूर्ति, जो सामान है उसका आवागमन और भंडारण, इन सब का समुच्चय ही होता है लॉजिस्टिक्स। 2018 में इसको पहली बार तैयार किया गया था वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर। यूपीपीसीएस क्या कर रहा है? इसी तरीके से कथन बना रहा है। तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, ज़्यादा हमको पढ़ना भी नहीं था, ज़्यादा हमको मतलब अभी पेपर टफ नहीं था, ज़्यादा पढ़ना मतलब ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन काम क्या करना है? काम ये करना है, पहले हम किसी परिवार के मुखिया को पढ़ते थे, अब उसके बाल बच्चों को भी पढ़ना है। पहले केवल और केवल PYQ एक क्वेश्चन देख लेते थे, सीधे आ जाता था, अब उसके इर्द गिर्द की भी चीज़ें आ रही हैं, बस इतना करना है। तो वही करंट अफेयर्स के साथ करना है। तो इस तरह के फैक्ट को इकट्ठा करके यूपीपीसीएस क्या करता है? कथन बना देता है। इसको जारी कितने किया है? पीयूष गोयल जो कि मंत्री हैं। अचीवर श्रेणी में महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, असम, ओडिशा, दिल्ली को रखा गया है।
फास्ट मूवर्स मतलब जो तेज़ी से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में सुधार के लिए, तो बिहार को फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया है। और भी कई राज्य, लेकिन आपको बिहार विशेष रूप से याद रखना है। वहीं अचीवर्स में यूपी को याद रखना है। तटीय राज्यों में पहला स्थान किसको मिला है? गुजरात को। लैंडलॉक्ड राज्यों में हरियाणा पहले स्थान पे है, और यूटीज में चंडीगढ़ पहले स्थान पे है, और नॉर्थ ईस्ट में असम पहले स्थान पे है। तिब्बत में भूकंप आया, आप सबको पता होगा 6 जनवरी को आया था। तीव्रता इसकी 7.1 थी। इसका केंद्र जो है वो नेपाल सीमा के पास तिब्बत के जियांग प्रांत याद रखिएगा, इसमें बताया गया है। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ये भी याद रखिएगा। यूपी माध्यमिक शिक्षा संघ सम्मेलन का आयोजन 57वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आगरा में 7 जनवरी को। संबोधित इसको किसने किया? तो RNS मतलब राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। तमिलनाडु ने क्या किया, क्यों चर्चा में है? सिंधु घाटी सभ्यता लिपि को पढ़ने वाले के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार घोषित किया है तमिलनाडु राज्य ने। किसने? MK स्टालिन, जो वहाँ के CM हैं। लिपि जो है आप सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और हम देवनागरी में क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, और उसमें क्या होता है? राइट टू लेफ्ट। भारत पोल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पोर्टल है। विकास इसका किसने किया है? तो CBI ने किया है। शुभारंभ इसका AS मतलब अमित शाह ने किया है। कब? 7 जनवरी को। डेट भी याद रखनी है। कहाँ से? भारत मंडपम से। इसमें क्या है, जो भारत की जांच एजेंसियां हैं, इसके साथ राज्यों की जो पुलिस है, और इसके साथ ही इन दोनों को 195 देशों का जो इंटरपोल है उसके साथ जोड़ा गया है। जिससे क्या होगा? अपराध नियंत्रण में वृद्धि होगी। तो ये सब जो जांच एजेंसियां, इसके साथ ही राज्यों की पुलिस जो जब इंटरपोल के साथ मिलकर काम करेगी तो तेजी से काम होगा और अपराध नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा, जानकारी साझा होगी। 19 प्रकार के डाटाबेस जो हैं इस पर उपलब्ध हैं। डेटाबेस क्या होता है? डेटा का एक तरह से बेस होता है। जैसे गूगल में डेटाबेस पहले से है, हमें कोई चीज़ पूछनी है तो हम उसको टाइप कर देते हैं और गूगल डेटाबेस के आधार पे रिजल्ट दे देता है। तो ऐसे ही डेटाबेस कितने हैं? 19 इसमें। तो समस्या डाली जाएगी, खटाक से ये पोर्टल उससे संबंधित समाधान सुझा देगा। तो भारत पोल याद रखिएगा, जैसे इंटरपोल है वैसे ही भारत पोल हो गया। इंटरपोल का हेडक्वार्टर आप बताइए। पंचायत टू पार्लियामेंट, इसके दूसरे चरण का उद्घाटन, यू का मतलब है उद्घाटन, बाई ओम बिड़ला, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने किया। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकसभा सचिवालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय, JJK का मतलब है जनजातीय कार्य मंत्रालय, इन्होंने किया है। पंचायतों में जो निर्वाचित STs, जो जनजातीय फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनको सशक्त करना इसका उद्देश्य है। आयोजन इसका कब हुआ? 6 जनवरी 2025 को संसद भवन में आयोजित हुआ। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती इस बार मनाई जा रही है इस उपलक्ष्य में। 22 राज्यों की कुल 502 जो चुनी हुई महिलाएं हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, उन्होंने हिस्सा लिया है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अन्नपूर्णा देवी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, विजया रहटकर, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं, वो मौजूद रहीं। इस सम्मेलन में 73वें संविधान संशोधन, यस का मतलब है संविधान संशोधन, और पेशा एक्ट पर प्रकाश डाला गया, याद रखिएगा। PM ऊषा क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान इसकी फुल फॉर्म है। यू का मतलब उच्चतर, SH का मतलब है शिक्षा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूसा को प्रधानमंत्री ऊषा के रूप में स्टार्ट किया गया। कब? 2023 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, तो रूसा के स्थान पर इसकी शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या है? राज्यों में जो विश्वविद्यालय हैं और जो महाविद्यालय हैं उनका वित्त पोषण किया जाएगा। काहे के लिए? उनके डेवलपमेंट के लिए। इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद कर लीजिएगा। अभी चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि ओडिशा के लिए 676 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है इस स्कीम के तहत। PDF के लिए टारगेट विद पावर्स को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम है, और यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी कर दो यार, भूल गए होगे आप लोग। पोएम 4, इस पे डेक्स मिशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब उसको लॉन्च किया गया था तो उसके साथ इसे भी लॉन्च किया गया, जिसके तहत लोबिया बीजों का अंकुरण हुआ है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका था, लेकिन उसमें पोएम का उल्लेख नहीं किया था, तो इसको भी उसमें जोड़ लीजिएगा। HMPV मामले, ये वायरस है दोस्तों, बेंगलुरु में इसके मामले देखे गए हैं। इसके मामले बच्चों और वृद्धों में देखे जाते हैं, लाइक एज COVID-19। तो इसको हम पहले विस्तार से पढ़ चुके हैं, बस ये जान लीजिए कि इसके मामले बेंगलुरु में देखे गए हैं। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 6 जनवरी को मोरी फाउंडेशन, जो कि जापान का है, उसने जारी किया। इसका आधार क्या होता है? इकोनॉमी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, लाइफ स्टाइल होता है। इन सब आधारों पर इसको तैयार किया जाता है और रैंकिंग जारी की जाती है। उस रैंकिंग में लंदन पहले स्थान पे है, NY मतलब न्यूयॉर्क दूसरे स्थान पे है। भारत का मुंबई जो है भारत में सबसे ऊपर है, जिसको 48वां स्थान वैश्विक स्तर पर प्राप्त हुआ है। एक भूल सुधार है दोस्तों, बीटा जनरेशन की अवधि जो है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2039 है, जबकि मैंने 2045 लिखाई है, उसमें सुधार कर लीजिएगा। एरो इंडिया एशिया का बिगेस्ट एयर शो है, 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित होगा। कहाँ? एयरफोर्स स्टेशन है बेंगलुरु, वहाँ पर आयोजित होगा। थीम इसकी क्या है? रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। फराली सखी महाराष्ट्र सरकार की एक पहल है, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से शुरू की गई है। इसमें फीमेल्स जो है उनको रोजगार दिया जाएगा और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। फराल निर्माण है क्या? फराल जो है त्योहारों पर बनने वाली मिठाइयाँ और स्नैक्स होते हैं। स्नैक्स आप लोग खूब चर्चा में सुनते होंगे। तो फराल निर्माण के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, सामाजिक और आर्थिक दोनों। जल्लीकट्टू क्यों चर्चा में? 2025 का पहला आयोजन तमिलनाडु में किया गया। पोंगल के अवसर पर इसका आयोजन होता है। जल्लीकट्टू आप सबको पता होना चाहिए, बैलों की दौड़ होती है। बैल के सींगों में सोने वगैरह के सिक्के बांधे जाते हैं, फिर उसको उसके सिर से सींगों से उतारना रहता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया गया।
महिला शिक्षक दिवस जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा मनाया जाता है 3 जनवरी को, सावित्री बाई फुले जयंती के अवसर पर। तो इस तरह से मैत्री 2 क्या है? अंटार्कटिका में भारत का चौथा रिसर्च सेंटर RC, चौथा रिसर्च सेंटर है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी घोषणा की गई है। इसकी स्थापना अंटार्कटिका में 2029 तक की जाएगी और ये मैत्री के स्थान पर स्थापित किया जा रहा है, मैत्री 2। अब सवाल बनता है कि अंटार्कटिका पर अब तक भारत के कितने मिशन स्थापित हो चुके हैं रिसर्च सेंटर? तो दक्षिण गंगोत्री पहला था। गंगोत्री में त्रा लगा हुआ है और त्रा का संबंध किससे? 3 से या फिर 83। तो 1983 में गंगोत्री की स्थापना हुई। मैत्री 1988 में। ये जो 8 और 3 है, इस 3 को पूरा कर दीजिएगा तब आपको 88 मिल जाएगा और इस तरह से मैत्री भी याद रहेगा। भारती 2012 में स्थापित हुआ। तो ये जो मैत्री 1988 में स्थापित हुआ था, इसी के स्थान पर अब मैत्री 2 स्थापित किया जाएगा 2029 तक। आर्कटिक सागर में रिसर्च सेंटर है भारत का, उसका नाम क्या है? हिमाद्री, ये भी याद रखिएगा। आर्कटिक सागर और अंटार्कटिका आप लोग जान ही रहे हैं। आर्कटिक सागर एकदम ऊपर है और अंटार्कटिका एक महाद्वीप का नाम है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है। मिशन 425 क्या है? साउथ कोरिया का एक जासूसी उपग्रह है। बाई फाल्कन 9 रॉकेट जो स्पेस एक्स का है, उससे इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से? कैलिफोर्निया से, मतलब अमेरिका से। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन केंद्र सरकार ने ये स्टार्ट किया, एक तरह का मिशन है। 1 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत हो गई है। इसकी घोषणा नवंबर 2024 में की गई थी। है क्या ये? उच्चतर शिक्षा के जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसके जो छात्र हैं, उनको रिसर्च पेपर और जर्नल्स जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, उन तक पहुंच उनकी सुनिश्चित करने के लिए ये मिशन फ्री में लॉन्च किया जा रहा है। इसके लिए बजटीय आवंटन 6000 करोड़ का प्रस्तावित है और इसकी अवधि 2025 से 27 होगी। मतलब जो उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे छात्र हैं, वो अब R&D के क्षेत्र में काम करने के लिए ये जो जर्नल्स और रिसर्च पेपर हैं, इन तक आसानी से पहुंच पाएंगे। संचालन इसका कौन कर रहा है? तो UGC, उसके तहत पुस्तकालय नेटवर्क इसका संचालन कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। इंदौर की बात करें तो विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर इसको घोषित किया गया है। इसको ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए 100 दिन का जलवायु मिशन लॉन्च किया गया। किसकी हेल्प से? एनर्जी स्वराज फाउंडेशन की हेल्प से। काहे के लिए? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। पहली सोलर सिटी कौन सी है? यहाँ पर देख लेते हैं, सांची। पहला सोलर गांव कौन सा है? मोढेरा कहाँ है? गुजरात में। और पहला सोलर टेम्पल या फिर मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर, उड़ीसा में। रजत वर्मा क्यों चर्चा में? DBS बैंक इंडिया के CEO नियुक्त किए गए हैं। यह है कहाँ बैंक? ये सिंगापुर में है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ SGP बोले तो सिंगापुर। संतोष ट्रॉफी को देखते हैं, इसका संबंध किससे? तो फुटबॉल से है। इस ट्रॉफी को जीता किसने? तो वेस्ट बंगाल ने। किसको हराकर? केरल को। डूरंड कप भी फुटबॉल से ही संबंधित है। इसको किसने जीता था? नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने जीता था। ये पहले का करंट अफेयर्स है, लेकिन आप यहाँ पर इसको देखते हुए चलिए। स्पेडएक्स मिशन जो है इसरो ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। किस रॉकेट से लॉन्च किया? ये भी याद रखना, PSLV C60। कब लॉन्च किया? डेट भाई याद रखिएगा, ये खूब पूछा जा रहा है आजकल। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया। 2 सैटेलाइट लॉन्च किए, उनका नाम क्या था? HDX-01 और HDX-02। 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको स्थापित किया गया है। क्यों? डॉकिंग, आपस में इनको जोड़ने के लिए, और अनडॉकिंग, इनको अलग करने के लिए। मतलब ये जो सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे और आपस में और एक दूसरे से अपने आप अलग भी हो जाएंगे। इनको कमांड जो है नीचे से दिया जाएगा, धरती से। तो इस तरह की क्षमता जो है भारत के पास भी आ गई है। तो ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो गई है भारत के लिए। इस क्षमता को पाने वाला भारत चौथा देश बनेगा। इससे पहले USA, रसिया और चाइना के पास ये क्षमता है, ये भी याद रखिएगा। UNO की थीम्स की बात करें, घोषणा की गई है UNGA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसने घोषणा की है 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 2025 को क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है UNGA ने, और इसी को शांति और विश्वास का वर्ष के रूप में भी मनाने की घोषणा की है। क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी के वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव कौन सा देश लाया था? घाना। घाना कहाँ का है? अफ्रीका का है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो क्वांटम का सिद्धांत है, उसके सिद्धांत को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। और विश्व सहकारिता सम्मेलन कब हुआ था? इंडिया में। उसी दौरान 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। कुछ अन्य वर्ष जो आपको याद रखने हैं, 2023 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। 2024 को कैमलेट्स जो ऊँट के बच्चे होते हैं, उनका वर्ष घोषित किया है किसने? UNO ने। और 2026 को संस्कृति वर्ष घोषित किया है। ये संस्कृति, इसमें सुधार कर लीजिएगा वर्तनी में। किसके द्वारा? इसको जो है UNO ने नहीं, बल्कि इंडिया और स्पेन ने मिलकर घोषित किया है, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। ECTA की बात करें तो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जैसा कि नाम से जाहिर है, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने से संबंधित ये एग्रीमेंट है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है।
और इसमें कहा गया कि 2020-21 से लेकर 2022-23 के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, ये बढ़कर 2 गुना हो गया है। कितना हो गया? $26 बिलियन। और ये भी कहा गया है कि 2030 तक ये $100 बिलियन किया जाएगा, मतलब $100 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 2030 तक। ये भी विशेष रूप से याद रखिएगा। CR 450 क्या है? द्रुततम हाई स्पीड ट्रेन है, मतलब दुनिया की सबसे तेज चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन। चाइना ने इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया। प्रोटोटाइप मतलब नमूना, बनाने से पहले एक तरह का ब्लूप्रिंट। भोपाल गैस ट्रेजेडी आप लोगों ने खूब इसको पढ़ा होगा, एनवायरमेंट में भी पढ़ा होगा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि रासायनिक इसका जो कचरा है उसको समाप्त करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। यूनियन कार्बाइड कंपनी से 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट मिक उसका रिसाव हुआ था, जिसके चलते लगभग 5000 लोग जो हैं वो भोपाल में मारे गए थे, काल के गाल में समा गए थे। तो ये जो कचरा उस समय जब रिसाव हुआ था तो उसको अब समाप्त किया जाएगा। कहाँ? धार जिले के पीथमपुर में, याद रखिएगा, पीथमपुर में। और ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी ये कहाँ की थी? अमेरिका की थी, ये भी याद रखिएगा। और इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती, मिथाइल आइसोसाइनेट, ना कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। केसलर सिंड्रोम एक परिकल्पित परिघटना है। इसका प्रस्ताव जो है केसलर नामक एक नासा के वैज्ञानिक ने 1978 में दिया था। हाल फिलहाल में ये खूब चर्चा में है। क्यों? क्योंकि दिन ब दिन विभिन्न देश जो है सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? अंतरिक्ष में कचरा बढ़ रहा है। तो ये क्या है? उपग्रहों की टक्कर से जो अंतरिक्ष कचरा है वो बढ़ रहा है, इससे संबंधित है केसलर सिंड्रोम। अब इसको सिंड्रोम क्यों कहा गया है? सिंड्रोम एक ऐसा टर्म है जो कई कारकों से उत्पन्न होने वाली समस्या के लिए दिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे बीमारी में देखते हैं तो कई बीमारियां एक साथ हो जाती हैं, कई लक्षण उसमें पाए जाते हैं बीमारी में। तो केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? अंतरिक्ष कचरे से है। सृजन क्या एक एप्लीकेशन है लॉन्च बाई पंजाब सरकार। क्यों? मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए और शिशु देखभाल को बढ़ावा देने के लिए। इससे पहले मिशन निश्चय भी पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया था, पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए। युनसुक सियोल कौन है? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं, नहीं थे। इन्होंने मार्शल लॉ लागू किया था अपने यहाँ, तो न्यायालय ने इन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। मतलब इनके द्वारा जो कदम उठाया गया वो गैरकानूनी था और इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। उसके बाद ये पद से हटा दिए गए। फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त हुए हान डक, इनके खिलाफ भी महाभियोग पारित हो गया है, इसलिए ये चर्चा में है। युनसुक योल और हान डक दोनों का संबंध कहाँ से है? साउथ कोरिया से। ब्लैक सी की बात करें तो तेल का रिसाव हुआ है। तेल का रिसाव आप लोग पता ही है, आप लोगों को पता ही है, टैंकरों से हो जाता है कच्चे तेल का रिसाव। तो रसिया ने संघीय आपातकाल घोषित कर दिया है। इस रिसाव से कर्च जल संधि भी प्रभावित हुई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे ऊपर है एजोब सी। ठीक है, ये किसके बीच है? रूस और यूक्रेन के बीच। इस एजोब सी को कौन जोड़ता है? कर्च संधि किससे जोड़ती है? ब्लैक सी से। ठीक है, और ब्लैक सी को मरमरा सी से कौन जोड़ता है? बास्फोरस जल संधि, याद रखिएगा। तो ये संधियाँ अक्सर पूछ ली जाती हैं, इसलिए जहन में बिठा लीजिएगा। पेरू पर्यावरणीय आपातकाल पेरू ने भी घोषित कर दिया है अपने यहाँ। काहे के कारण? कच्चे तेल के रिसाव के कारण 90 दिन का आपातकाल घोषित किया है। राजधानी है लीमा, और यहाँ एक सभ्यता थी इंका सभ्यता, उसका ये स्थान भी है पेरू, याद रखिएगा। और लीमा में अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान भी है, ये भी याद रखिएगा। जिमी कार्टर जो है वो यूएसए के 39वें राष्ट्रपति थे। शांति का नोबेल इनको मिला था। चर्चा में क्यों है? क्योंकि निपट गए हैं। 100 साल की आयु में इनका निधन हुआ है। ये एक बीमारी से ग्रस्त थे, उसका नाम था मेटास्टेटिक मेलेनोमा कैंसर, एक तरह का कैंसर का प्रकार था, उससे ग्रस्त थे। और इनकी मां ने इंडिया के एक गांव में नर्स के तौर पे काम किया था। ये कथन भी याद रखिएगा, खूब कथन पूछे जा रहे हैं दोस्त, इसलिए ये सब चीज़ें दिमाग में बिठाते हुए चलिए। और जिस गांव में रहती थी, काम किया था, इन्होंने सेवाएं दी थी, उसका नाम रखा गया था कार्टरपुरी। कार्टरपुरी। गंभीर प्रकृति की आपदा वायनाड में जो भूस्खलन हुआ था उसको घोषित कर दिया है किसने? केंद्र ने। अब क्या होगा? अब केंद्र सरकार इसको हेल्प करेगी। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर खर्च करेंगी, जो पुनर्वास वगैरह है उसको अंजाम देंगी। और बड़े पैमाने पर जब क्षति होती है तब इस तरह की आपदा को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा की जब बात आती है तो इसका स्तर और बढ़ जाता है और यहाँ पर केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाता है। लेकिन गंभीर प्रकृति की आपदा में केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, याद रखिएगा। वानुआतू प्रशांत महासागर का एक देश है। यहाँ पर नवंबर में भूकंप आया था। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने $5 लाख की हेल्प जो है वो इस देश की करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। आरिफ मोहम्मद बिहार के 42वें राज्यपाल बनाए गए हैं। शपथ किसने दिलवाई है? विनोद चंद्रन, जो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने स्थान लिया किसका? राजेंद्र विश्वनाथ का। और ये राजेंद्र विश्वनाथ अब केरल के राज्यपाल हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा। मतलब एक तरह से अदला बदली हो गई है। मॉन्टेनेग्रो एक यूरोपीय देश है। 3 दिन का इसने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। क्यों? क्योंकि एक बंदूकधारी ने एक गांव में 11 लोगों की जान ले ली। काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो दुनिया के 7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटियां हैं उनको फतेह किया है। लगभग 17 वर्ष की हैं। इतनी कम आयु में इन्होंने सभी ऊंची चोटियों को फतेह कर लिया है। कहाँ की हैं? तो महाराष्ट्र की हैं।
इन चोटियों में माउंट एवरेस्ट एशिया की हो गई, किलिमंजारो अफ्रीका की हो गई, एल्ब्रुस यूरोप की हो गई, एकांकागुआ साउथ अमेरिका की हो गई, और नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है ये आप लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे। माउंट कोसियास्को ऑस्ट्रेलिया की हो गई, और माउंट विंसेंट मैसिफ ये अंटार्कटिका की हो गई। स्वार क्या है? एक स्पीच एंड रिटिन एनालिटिक रिसोर्स, इसकी फुल फॉर्म है, एक तरह का पोर्टल है। भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के सीएम है, उन्होंने लॉन्च किया है। भाषा बाधाओं को दूर करना, जो सरकारी कामकाज है उसमें जो भाषा को लेकर बाधाएं उनको दूर करना इसका उद्देश्य है, मतलब ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। ई गवर्नेंस में क्या होता है, सरकार की लागत कम हो जाती है, जो भी उसकी गतिविधियां होती हैं उन पर जो खर्च होता है वो कम हो जाता है, और सरकार में नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है। ठीक है, मतलब जो सरकार की सेवाएं हैं वो डोर टू डोर एक तरह से पहुंचने लगती हैं। इस तरह का कथन बनाकर इस बार यूपीपीसीएस प्री में भी पूछा गया था। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो भी ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है। और जो राशन कार्ड वाला सिस्टम भी देखिए आप, कहीं का भी मजदूर हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, वो किसी भी राज्य में राशन ले सकता है। ये सब उदाहरण जो है वो ई गवर्नेंस के हैं, याद रखिएगा। शिकायत भी नागरिक जो है घर बैठे कर सकता है, ये सब ई गवर्नेंस के उदाहरण ही हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की बात करें तो इस पर एक शिवाजी की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है, उसके पास सेना ने उसका अनावरण किया है, पैंगोंग झील के पास। पैंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। कागेद क्या है? सिक्किम का एक नृत्य महोत्सव है, नए साल पर इसका आयोजन किया जाता है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। बितुल कुमार CRPF के नए महानिदेशक अनीश दयाल का स्थान लिया है। प्रो कबड्डी लीग को हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है, किसे हराकर? पटना पायरेट्स को हराकर। विवाद से विश्वास योजना CBDT की है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कम दरों पर कर विवादों को हल करना इसका उद्देश्य था। चर्चा में क्यों? क्योंकि इसकी डेट बढ़ा दी गई है, 31 जनवरी 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है, 1 अक्टूबर 2024 तक। 1 अक्टूबर 2024 को ये शुरू की गई थी। मतलब क्या है कि अगर आप पे ज़्यादा टैक्स है तो सरकार बातचीत करके कुछ रियायत आपको देकर ऑफर करेगी रियायत, और आप कम से कम टैक्स जो है वो जमा करके मुक्ति पा सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्यों चर्चा में है? सेल दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण पत्र इसने प्राप्त किया है, 1973 में स्थापना हुई थी। ये एक महारत्न कंपनी है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। तो इस तरह से दोनों दिनों का करंट अफेयर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरह से प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, लाइक वाइक करते रहिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और PDF के लिए इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और लोगों तक शेयर वेयर भी करते रहिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। सबसे पहले उत्तर मध्य रेलवे को देखते हैं। तो महाकुंभ आप सबको पता है प्रयागराज में इस बार चल रहा है। टिकट बुकिंग के लिए एक नई प्रणाली इसने जारी की है। इसमें क्या होगा, रेलवे कर्मचारी एक QR कोड वाली हरी जैकेट पहने रहेंगे। तो जो एक एप्लीकेशन आता है, आप लोग जान भी रहे होंगे, UTS, उसके थ्रू जनरल टिकट बुक करने में जो यात्री हैं वो सक्षम रहेंगे। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। UTS के थ्रू क्या होता है, जनरल टिकट की बुकिंग होती है। द्वीप विकास एजेंसी, इसकी बैठक हुई है, 2017 में इसका गठन हुआ था। फॉर द्वीपीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए, जो द्वीपीय क्षेत्र जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ऐसे क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए इस एजेंसी का गठन किया गया था। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि 3 जनवरी को अमित शाह ने इसकी बैठक की अध्यक्षता की है, और ये बैठक 7वें क्रम की थी, ये भी याद रखिएगा। और 2017 में इसका गठन हुआ था, और अध्यक्षता जो है हर बार इसकी होम मिनिस्टर ही करते हैं। ये फैक्ट विशेष रूप से याद रखिएगा। डेट को भी ध्यान में डाले रखिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछने का जो नया ट्रेंड आया है उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। और इस बैठक में 100% रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने के लक्ष्य पर भी अमित शाह ने बल दिया है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 31वें क्रम की है, भोपाल में इसका आयोजन हुआ, 3 जनवरी को हुआ है। उद्घाटन इसका किसने किया? CM जो मध्य प्रदेश के हैं, मोहन यादव, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। बैंक नेट एक पोर्टल है, लॉन्च बाई सरकार, जो केंद्र सरकार है उसने लॉन्च किया है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जब किसी संपत्ति की नीलामी करते हैं तो उन संपत्तियों की ई नीलामी के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है बैंक नेट। उस पोर्टल पर सारी जानकारी संपत्तियों की रहेगी, और जो भी क्रेता है उससे सारी जानकारी उस पोर्टल पर मिल जाएगी। कुल मिला के जो ई नीलामी है उसको सरल बनाने के लिए ये पोर्टल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन में RBI भी रहेगा, तो भ्रमित मत होइएगा। बोलीविया आप सबको पता है, जंगल की आग के कारण ये चर्चा में है। दक्षिण अमेरिकी, साउथ अमेरिका का ये लैंड लॉक्ड देश है, आप सबको पता होगा। अभी चर्चा में क्यों? क्योंकि इंडिया ने इसको मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की है। कैपिटल बोलीविया की लापाज है, ठीक है, और ये लापाज दुनिया की हाईएस्ट कैपिटल है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कैपिटल है। एक सवाल ये बन सकता है कि ये कैपिटल है किस पर्वतमाला में? तो एडीज पर्वतमाला में है, याद रखिएगा। स्क्रब टाइफस संक्रमित पिस्सू कीड़ों से फैलने वाली एक बीमारी है, जो प्रायः सर्दियों में फैलती है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो पुदुचेरी है तमिलनाडु में, वहाँ पर जो तमिलनाडु सरकार है उसने सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। बैक्टीरिया जनित बीमारी है, इसमें बुखार, सिर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। निमिषा प्रिया आप लोग खूब चर्चा में सुनते होंगे, केरल की एक नर्स है, यमन में इनको मौत की सजा सुनाई गई है, इसलिए चर्चा में है, और इस मामले पर सरकार नजर बनाए रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये बात कही है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, निमिषा प्रिया का नाम याद रखना है, और यमन देश को भी याद रखना है, वहाँ पर सजा इनको सुनाई गई है। वेदांत की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 3 जनवरी को उद्घाटन, यू का मतलब उद्घाटन है, YJD बोले तो जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। कहाँ? JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। क्रम किस
क्रम कौन सा है? तो 27वां क्रम। दोस्तों अब हम लोग इसी तरह से डे टू डे कोशिश करेंगे चुमारक सामग्री को तैयार करने की, ताकि करंट अफेयर्स का जो हवा है वो हम लोगों पे हावी ना हो पाए। और कोशिश थी कि आज आप लोगों को लाइव क्लास दी जाए, लेकिन कुछ समस्याएं थी, इस वजह से लेट भी हो गई क्लास और उस फॉर्मेट में मिल भी नहीं पाई। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यार लाइक वाइक करते चलो, शेयर भी कर दिया करो, है ना। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से उसको ज्वाइन कर लेना। इंडिया में स्टार्टअप यूनिकॉर्न को लेकर एक घोषणा की गई है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा कहा गया कि 110 से अधिक स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप इंडिया में हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया का स्टार्टअप के मामले में तीसरा स्थान है। यूनिकॉर्न उन कंपनियों को कहते हैं, उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन से अधिक हो। सुपोषित माँ अभियान कोटा राजस्थान में है। ओम बिरला और उप सीएम वहाँ की कौन है? दिया कुमारी राजस्थान की। सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया, किस तारीख को किया? 3 जनवरी को। इसका उद्देश्य क्या होता है? गर्भवती फीमेल्स और शिशुओं में पोषण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। पहला चरण इसका कब शुरू हुआ था? सवाल ये भी बन सकता है। तो 8 मार्च 2020 को। अब आपको बताना है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, कमेंट बॉक्स में फटाक से बताओ। तो ये पहला चरण बाई महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, समझ जाइएगा, इसके द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान, इन सब का हिस्सा है ये माँ अभियान। HMPV क्या है दोस्त? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, एक वायरस है जिसमें फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। चाइना में फैला है, इसलिए चर्चा का विषय है। अभी भारत में क्यों चर्चा का विषय? क्योंकि सरकार ने इसको गैर चिंताजनक बताया। कहा हमारे पास पूरी इससे लड़ने की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, दवाई वाई सब है हमारे पास, कोई चिंता की बात नहीं है। तो नाम याद रखना, HMPV। खो खो विश्व कप पहला है, आयोजन कहाँ हो रहा है? इस बार हो रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम। यह है कहाँ? नई दिल्ली में है। कब से कब आयोजन हो रहा है? क्रोनोलॉजी के लिए याद रखिए, 13 से 19 जनवरी 2025। 13 से और क्या हो रहा है? 13 से कुंभ का पहला अमृत स्नान, जो शाही स्नान हुआ करता था शब्द, उसको अब अमृत स्नान शब्द से स्थानांतरित कर दिया गया है। तो 13 को ही कुंभ का पहला स्नान है, और 13 का ठीक डबल कर देना 26 फरवरी को कुंभ का अंतिम अमृत स्नान है, याद रखिएगा। तो 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच आयोजन हो रहा है। इसमें 21 मेल्स और 20 फीमेल्स टीमें भाग ले रही हैं, ठीक है। चर्चा क्यों है? अभी ट्रॉफी और इसके शुभंकर का अनावरण किया गया। इसमें जो मेल ट्रॉफी है उसका कलर नीला है, और फीमेल ट्रॉफी है उसका कलर हरा है। शुभंकर इसका तेजस और तारा है। सावित्री, तेजस स्पीड का द्योतक है, और तारा जो है आकांक्षा दिशा का द्योतक है, याद रखिएगा। सावित्री बाई फुले, BF का मतलब है बाई फुले। 3 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। ज्योतिबा फुले की वाइफ थी। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो प्राय पूछ ली जाती है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में टिप दो। 1848 में इन्होंने इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल स्थापित किया था। कहाँ किया था? ये विशेष रूप से याद रखिएगा, पुणे में, और ये वर्ष भी याद रखिएगा। कार्ड, इन्हें क्या और कहा जाता है? इंडिया की पहली वुमेन टीचर कहा जाता है। NIA आप सबको पता होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। 2024 में इसने मामले सुलझाए और उन मामलों में 100% सजा दर हासिल की है, मतलब मामले सुलझाए और सजा भी दिलवाई। इसकी स्थापना NIA एक्ट 2008 के तहत 2008 में की गई थी। क्योंकि अधिनियम बना के स्थापना की गई थी, तो ये एक वैधानिक संस्था है। अब आपको बताना है कि नीति आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, या अवैधानिक संस्था है? जाओ दौड़ के और कमेंट बॉक्स में बताओ। फॉर आतंकवाद और जो देश विरोधी अपराध हैं उनकी जांच करने के लिए, जांच करके सजा दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, और 2 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं भैया, अच्छे से याद कर लो। एक तो जम्मू में है और दूसरा गुवाहाटी में है। निमहंस इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जैसा कि नाम से जाहिर है, मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है। कहाँ? याद रखना, बेंगलुरु में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने अपनी गोल्डन जुबली मनाई। और क्यों चर्चा में है? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर जाके संबोधन किया है, ठीक है। तब सवाल बनता है कि संबोधन किया किस डेट को? तो 3 जनवरी को किया है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1954 में। अब सवाल बनता है कि गोल्डन जुबली कितने वर्ष में मनाई जाती है? तो स्थापना के जब 50 वर्ष पूरे होते हैं ना, तब उसको गोल्डन जुबली कहा जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 50 वर्ष, 100 वर्ष, ऐसे वर्ष जब पूर्ण होते हैं, 75 वर्ष, तब वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो निमहंस को याद रखिएगा। सौबा मिशन जो है इसरो का लॉन्च होगा जनवरी 2025 में ही लॉन्च करेगा इसरो। अब लॉन्च करेगा तो कौन रॉकेट भी होगा? तो GSLV F-15, या फिर इसको NBS-02 भी नाम दिया गया है। इस रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा। उपग्रह का नाम क्या होगा? IRNSS-1K, नाम याद रखना। और ये 99, और ये सौबा मिशन मतलब 100वीं उड़ान है, होगी इसरो के द्वारा रॉकेट की किसी। 99वीं उड़ान कौन सी थी? तो PSLV C-60 रॉकेट की 99वीं उड़ान थी, और इसके जरिए स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया गया था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। MDC पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात हो रही है। खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है। पिछले 4 सालों में, ये भी याद रखिएगा, 4 सालों में जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कौन सा योगदान दिया, किस स्तर का योगदान दिया, उसको रेखांकित करने के लिए दिया जाता है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, RGKRP। 2021 में इसका नाम बदला गया, MDCKRP कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया। इसके तहत 25 लाख रुपए इनाम के तौर पे दिए जाते हैं। अभी चर्चा में क्योंकि 4 लोगों को दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। ये 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी के कप्तान रहे हैं। प्रवीण कुमार, हाई जंप पैरा खिलाड़ी हैं। D गुकेश, ये शतरंज चैंपियन है भारत के। मनु भाकर, ये शूटिंग से संबंधित हैं, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीते हैं।
घोषणा इसकी कौन करता है? तो खेल मंत्रालय ने घोषणा की है। प्रदान कौन करता है? तो द्रौपदी मुर्मू प्रदान करती हैं, मतलब राष्ट्रपति प्रदान करता है, राष्ट्रपति भवन में प्रदान करता है। और किस डेट को प्रदान किए जाएंगे? तो 17 जनवरी। डेट भैया ध्यान में डाल लेना अच्छे से। हरमनप्रीत सिंह को सरपंच साहब के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार के लिए राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। और एक चीज़ आपको नोट के तौर पे याद रखनी है कि किसी भी क्रिकेटर को इस बार ना तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया और ना ही खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पहली बार दिए जा रहे हैं। इसको दिया गया सुच्चा सिंह को दिए जाने की घोषणा की गई, जो कि एथलीट हैं, और मुरलीकांत पाटेकर जो कि एक पैरा तैराक हैं, उनको दिए जाने की घोषणा की गई है। KM3 नेट क्या है? न्यूट्रिनो टेलीस्कोप की एक टेलीस्कोप है। ठीक है, भूमध्य सागर में इनकी स्थापना की गई है। 2 टेलीस्कोप हैं, इनकी स्थापना भूमध्य सागर में की गई है। नेट का मतलब यहाँ पर न्यूट्रिनो ही है। ठीक है, फॉर न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए। इससे पहले न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चाइना ने एक मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? जूनो मिशन, ये भी याद रखिएगा। UNFCCC क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसने एक रिपोर्ट जारी की है। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन CC मतलब क्लाइमेट चेंज। अच्छे से याद कर लेना, ये भी पूछ लिया जाता है। रिपोर्ट जारी की इसने और कहा है कि इंडिया ने 2020 में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनके उत्सर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में 7.93% की कमी दर्ज की है। और बात करें 2005 से 2020 के बीच के समय में कितनी कमी दर्ज की? तो 36% की कमी दर्ज की है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। तो 7.93% और 36%। UNFCCC की बात करें तो 1994 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका बान में है। बान किस देश में है आपको बताना है। और इसकी पहली बैठक, अच्छा इसकी बैठक को क्या कहा जाता है? कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसकी पहली बैठक बर्लिन में हुई थी। कोप 29 कहाँ हुआ है? बाकू में हुआ है। कोप 30 के बारे में आपको बताना है। 2024 को 1901 के बाद दूसरा गर्म वर्ष घोषित किया है किसने? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। फ्लाइट में वाईफाई की सुविधा कौन सी कंपनी दे रही है? एयर इंडिया। घरेलू उड़ानों में सुविधा देने वाली पहली कंपनी बनी है एयर इंडिया। वाईफाई की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। आर वाले तो विशेष रूप से याद रखें, वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। इससे पहले उड़ान कैफे की शुरुआत की गई है कहाँ? कोलकाता में। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। एयर इंडिया का पुराना नाम टाटा एयरलाइन हुआ करता था। तो इस तरह से 3 और 4 जनवरी के लिए हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक। प्रवासी भारतीय दिवस इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें भी जानना जरूरी है। उद्घाटन इसका किसने किया था? तो मोदी जी ने किया था। समापन समारोह में संबोधन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने। और चीफ गेस्ट कौन रही हैं? कार्ला कंगालू। ये त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। ये एक कैरेबियाई देश है जिसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। आयोजन विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार दोनों मिलकर कर रही थी इसका। राफेल तूफान की बात करें तो क्यूबा को इसने प्रभावित किया। इंडिया ने इसको मानवीय सहायता भेजी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये राफेल तूफान कैरिबियन सागर या अटलांटिक महासागर के हिस्से में आया होगा। फिर बात करते हैं इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन। इसका 57वां संस्करण 10 जनवरी 2025 को आयोजित हुआ कहाँ? रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। उद्घाटन, यू का मतलब है उद्घाटन, किसके द्वारा? जो वहाँ के CM है विष्णुदेव सहाय, उन्होंने किया है, ना कि जल शक्ति मंत्री। याद रखिएगा अच्छे से, जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उन्होंने उद्घाटन नहीं किया बल्कि CM ने किया है। इसका विषय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर 360। जल विशेषज्ञ और इंजीनियर इकट्ठे होंगे, इन्होंने भाग लिया इसमें। उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना। कुंभवाणी आकाशवाणी का एक चैनल है। ये महाकुंभ 2025 को समर्पित है, उससे संबंधित खबरें और जो भी अपडेट रहेगा इस पे आएगा। योगी जी ने इसका शुभारंभ किया। इसकी फ्रीक्वेंसी भी जहन में डाल लेना, 103.5 मेगाहर्ट्ज। पार्थ योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार MP ने शुरू की है। युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए तैयार करना, शारीरिक स्तर पर और परीक्षा की भी तैयारी कराना इसका उद्देश्य है। पुनात सांगचू सेकेंड पुना सांगचू द्वितीय या सेकेंड परियोजना है, भूटान में है। इंडिया और भूटान दोनों मिलकर इसको स्थापित कर रहे हैं। पुना सांगचू नदी पर है। इंडिया में इस नदी को संकोश नदी के नाम से जाना जाता है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। याद रखिएगा। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसने 2 यूनिट को स्टार्ट किया है अपनी। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 10 से 12 जनवरी के बीच आयोजित हो रहा है कहाँ? भारत मंडपम में। नेतृत्व इसका कौन कर रहा है? खेल और युवा और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया। उद्देश्य क्या है? विकसित भारत पर जो युवा हैं देश के, वो अपने विचार व्यक्त करें, उनको विचार व्यक्त करने का मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। WPI की बात करें, WPI होल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक इसको कहा जाता है। इससे क्या होता है? मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है थोक स्तर पर। तो जब मापन किया जाता है तो इसका एक आधार वर्ष भी होता है। आधार वर्ष अब तक कितना था? 2011-12, लेकिन इसको 2022-23 किए जाने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है।
जिसमें कुल 19 सदस्य हैं, उनमें से एक है इसका अध्यक्ष, जिनका नाम है रमेश चंद्र। ये नीति आयोग के सदस्य हैं, याद रखिएगा। दोस्तों, दांत में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको लगता होगा कि चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, इसके 8वें संस्करण का आयोजन किया गया 9 जनवरी को। 2001 से इसको आयोजित किया जाता है, किसके द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित नहीं किया जा रहा है। आपको भ्रमित करने के लिए विकल्प में ये दिया जा सकता है। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, जैविक कृषि के लिए मानक स्थापित करना और जो उत्पादन है उसके निर्यात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पीयूष गोयल ने इसको संबोधित किया और इसी अवसर पर ट्रेस नेट 2.0 एक पोर्टल है, उसका अनावरण किया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंटरनेट के जरिए ये ट्रेस करने का एक पोर्टल है। किस चीज़ को? खेत से बाजार तक जो जैविक उत्पाद हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी कि वाकई में जैविक है कि नहीं है, कि लोगों को जैविक के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हो। सैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी, ये एशिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी है। आईआईटी मद्रास ने इसको शुरू किया है। आईआईटी मद्रास से कुछ ही दूरी पर इसको स्थापित किया गया है। काम इसका क्या है? बंदरगाह और जो तटीय क्षेत्र हैं उन पर जो तरंगे हैं समुद्र की, उनका अध्ययन करना और R&D को, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। किस क्षेत्र में? क्लाइमेट चेंज, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए कैसी दशाएं होंगी, इन सब पहलुओं पर R&D को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और तटीय क्षेत्रों की संरचना के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, मतलब कुल मिला के यही सब जानकारी इकट्ठा करना इसका उद्देश्य है। मलेशिया क्यों चर्चा में है दोस्त? नई दिल्ली में सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई, तो हमारे NSA कौन है? अजीत डोभाल जी, और मलेशिया के NSA के साथ इनकी वार्ता हुई। ये पहला आसियान देश है ऐसा करने वाला। आसियान की चर्चा हुई तो देख लेते हैं। कुल 11 मेंबर्स हैं इसके। 1967 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जकार्ता में है। 11वां सदस्य देश जो है तिमोर लेस्ते है। कैपिटल इसकी दिल्ली है। और 2024 का जो शिखर सम्मेलन था, आसियान शिखर सम्मेलन, वो लाओस में आयोजित हुआ। एनीमिया फोन, एनीमिया की जांच हेतु एक ब्लड टेस्ट स्ट्रिप है, जैसी कोविड के लिए चलाई गई थी, खोज की गई थी। चर्चा में क्यों है? कार्नेल विश्वविद्यालय, बीबी का मतलब विश्वविद्यालय, USA का है, उसने ICMR को प्रदान की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को। यूज इसका कहाँ होगा? एनीमिया के कारण और रोकथाम और निदान के लिए इसका यूज होगा, जो एनीमिया मुक्त भारत को बढ़ावा देगा। एनीमिया है क्या? RBC जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना ही एनीमिया है। ये कमजोरी, शारीरिक कमजोरी का कारण बनता है, याद रखिएगा। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां हुआ है, उसके अनुसार भारत में 57% फीमेल्स जो हैं वो एनीमिक हैं। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। इंडिया ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 2018 में की थी। 6x6x6 रणनीति का संबंध एनीमिया से है। भारत ने स्वयं को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य 2047 तक रखा है। 2022 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय कैशलेस उपचार योजना, ये सड़क हादसे से संबंधित है। नितिन गडकरी NG ने इसकी घोषणा की है। दुर्घटना होने पर, सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए का कैशलेस उपचार जो है इस योजना के तहत मुहैया कराया जाएगा। इंडोनेशिया क्यों चर्चा में है? नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हाल फिलहाल में ही निर्वाचित हुए हैं, 2-3 महीने पहले, प्रबोवो सुबियांतो, नाम याद कर लेना। जोको विडोडो का इन्होंने स्थान लिया है। 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है हमारा, उस पर CG रहेंगे चीफ गेस्ट। इसकी थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। पहला जो रिपब्लिक डे था उस पर चीफ गेस्ट भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, उनका नाम था सुकर्णो। 1950 में चीफ गेस्ट थे। इंडोनेशिया से संबंधित दूसरी खबर, ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है इंडोनेशिया। इससे पहले आपको ट्रिक बताया था इथियोपिया की मौसी, तो इथियोपिया एक, M का मतलब है मिस्र, U का मतलब है UAE, S का मतलब है सऊदी अरब और I का मतलब है ईरान। अर्जेंटीना भी था, लेकिन अर्जेंटीना तो पहले ही बाहर हो गया, लेकिन सऊदी अरब जो इसमें शामिल है, S फॉर सऊदी अरब, इसको अनुमति नहीं मिली। तो कुल 4 देश ही बचे हैं। कौन कौन से? एक इथियोपिया, दूसरा मिस्र, तीसरा UAE और चौथा ईरान। तो 4 देश ये, और 5वां देश कौन बन गया है? इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स में अब ब्रिक्स के 5 और 5 ये कुल 10 देश सदस्य हो गए हैं। 2010 में ब्रिक्स बना था। ब्रिक तो पहले ही बन गया था, लेकिन ब्रिक्स मतलब साउथ अफ्रीका जब इसमें शामिल हो गया तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। ब्रिक शब्द जो है 2001 में गढ़ा गया था, किसके द्वारा? जिम ओ'नील के द्वारा। 2006 में इसका गठन किया गया और 2009 में पहला सम्मेलन आयोजित हुआ, ये एक्तिनबर्ग रूस में। और ये वही एक्तिनबर्ग है जहाँ पर भारत अपना दूतावास खोल रहा है। ब्रिक्स पूरे विश्व की GDP में 42% योगदान देता है, ये कथन भी पूछ लिया जाता है, और विश्व की जनसंख्या का 24% कवर करता है। कैसे याद रखना है? जनसंख्या 24, ठीक, और इसको पलट देना तो GDP हो जाएगी। 4 पहले कर देना और 2 बाद में, ऐसे याद रखोगे
तो लंबे समय तक भूलोगे नहीं। बनिहाल बाईपास निर्माण कार्य पूरा हुआ, इसलिए चर्चा में है, जम्मू कश्मीर में है। ये नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा है, लगभग 2 किलोमीटर का है। देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH 44, याद रखिएगा। इसका पहले नाम NH 7 हुआ करता था। ये हाईवे श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। बनिहाल जो दर्रा है वो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। ये फैक्ट भी खूब पूछा जाता है। शहीद माधो सिंह योजना ओडिशा सरकार ने शुरू की है। जो एसटीज हैं, जो जनजातीय समुदाय हैं, उनमें शिक्षा को बढ़ावा देना, उनके नामांकन को बढ़ावा देना। कैसे? वित्तीय सहायता देगा किन लोगों को? जो बच्चे एडमिशन लेंगे। माधो सिंह उड़ीसा के क्रांतिकारी थे। शुरू किसने किया इस योजना को? तो मोहन चरण मांझी, जो वहाँ के सीएम हैं, याद रखना इनका नाम। सिक्किम की बात करें, SKM मतलब सिक्किम, इंडिया के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा, जैविक है और सिक्किम पहला जैविक राज्य भी है। ये फैक्ट भी पूछा जा चुका है कई बार। तो पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है उसका शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। DM का मतलब है डेयरी मंत्रालय, समझ लेना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना लक्ष्य रखा गया है, उसका ये हिस्सा है। NSO की बात करें, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अभी इसने अनुमान जारी किए हैं भारत की जो GDP है उसकी ग्रोथ रेट के। तो 2024-25 के लिए 6.4% का अनुमान लगाया है, 2023-24 में 8.2% का। दोनों ही फैक्ट याद कर लीजिएगा। NSO का पहले नाम CSO हुआ करता था, लेकिन 2019 में CSO और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करने के बाद क्या हो गया? NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये किसके अधीन काम करता है? तो मौसमी मंत्रालय के अधीन काम करता है। मौसमी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये हमने लगभग 2 दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करो यार फटाक से।